हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सेट्स। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी ही, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है वो है सेट्स। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये सेट आखिर होता क्या है? सेट ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है, नॉर्मली आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा। सेट्स हम किसे कहते हैं? सेट्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ थिंग्स। हमारे पास कुछ चीज़ों का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसे हम सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या सभी कलेक्शन सेट्स होते हैं या मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट्स का कुछ अलग भी मीनिंग है? आइए जानते हैं। यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ कलेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये है फ्लावर बुकेट। मान लीजिए यहाँ पे कुछ अलग अलग फ्लावर्स का ये बंच है, जैसे यहाँ मेरीगोल्ड हो सकता है, जैस्मीन हो सकता है, चाफा हो सकता है ना। ऐसे अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं उसका ये एक बंच है, जिसे हम फ्लावर बुके कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बंच ऑफ की है, तो इस की के बंच में अलग अलग कीज़ होगी, कुछ हॉल की होगी, कुछ कोई बेडरूम की होगी, या जैसे हमारी स्कूल है, स्कूल में काफ़ी सारे रूम्स है, उसमें अलग अलग लॉक्स लगे हुए हैं, तो अलग अलग लॉक की ये कीज़ है जिसका एक बंच बना दिया गया है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पाइल ऑफ नोटबुक्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स मतलब ये है नोटबुक्स का सेट या नोटबुक का कलेक्शन। जैसे आपके पास भी आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स या नोटबुक्स का कलेक्शन होगा। जैसे अगर नोटबुक्स की या टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके टेक्स्ट बुक के कलेक्शन में कौन सी बुक्स है, तो आप कहेंगे कि मैम हमारे पास मराठी का टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का बुक्स की टेक्स्ट बुक की कलेक्शन हमारे पास है। और लास्ट में ये एक कलेक्शन हमें दिख रहा है जो कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कलेक्शन में कौन कौन से नंबर है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि मैम इसमें जो नंबर्स है वो कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। तो क्या ये सारे कलेक्शंस जो है इन्हें ही सेट कहा जाता है या सेट का कुछ और भी मीनिंग है? आइए जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ अलग सेट्स की या कुछ और अलग कलेक्शन की। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें और कलेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। ठीक है, हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। अगर इस कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, इन योर विलेज, मतलब आपके विलेज में के हैप्पी चिल्ड्रन कौन से हैं, तो आप हो सकता है कुछ 10-15 नाम मुझे बता दें। लेकिन आप ही के विलेज के किसी और लड़के से मैं पूछूं यही बात कि हैप्पी चिल्ड्रन का कलेक्शन क्या होगा, हैप्पी चिल्ड्रन कौन से हैं आपके विलेज में, तो आपको क्या लगता है, क्या वो सेम नाम आपको बताएगा? जिन बच्चों का या जिन लड़के लड़कियों का नाम आपने बताया है, क्या वही सेम नाम वो भी बताएगा? ज़रूरी नहीं है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि जो चिल्ड्रन आपने देखे हैं वो हो सकता है जब आपसे मिले तब हैप्पी मूड में थे, लेकिन जब उस दूसरे लड़के से मिले तो उनका मूड चेंज हो गया था, वो शायद गुस्से में थे या वो दुखी थे। मूड की बात है, मूड तो चेंज होता रहता है, तो उसके लिए तो वो बच्चे हैप्पी नहीं हुए, राइट। सेकेंड, ब्रिलियंट स्टूडेंट दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ, ब्रिलियंट स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन से हुए? अगर कोई मुझसे पूछे कि बताइए आपकी क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन से हैं, तो मेरा तो जवाब होगा कि जो स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे हैं, जिन्हें मैथ्स अच्छे से आता है, वो मेरे लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए। लेकिन यही सवाल अगर किसी मराठी टीचर से किए, जो मतलब जो मराठी पढ़ाते, उनसे अगर पूछा जाए, तो क्या उनका भी जवाब ये सेम होगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को मैथ्स अच्छे से आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसे मराठी भी अच्छे से आती हो या उसे इंग्लिश अच्छे से आती हो। तो अगर वो मराठी में वीक है या इंग्लिश सब्जेक्ट में वीक है, तो
मराठी वाले टीचर और इंग्लिश वाले टीचर के लिए तो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हुआ, लेकिन मैथ्स वाले टीचर के लिए वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया। मतलब इसमें कोई हमें डेफिनाइट या क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहे। हम जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट है उनकी अगर हम बात करें तो वो सभी के लिए सेम नहीं है। मतलब हमें कोई डेफिनाइट क्लियर आंसर इसमें नहीं मिलता है, राइट। तो कलेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कलेक्शन वो होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन वे बिल्कुल डेफिनाइट होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, क्लियर होते हैं। किसी से भी पूछा जाए कि इस कलेक्शन में कौन से ऑब्जेक्ट है तो सबका आंसर सेम होगा। लेकिन कुछ कलेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, वो डेफिनाइट नहीं होते हैं। तो ऐसे जो कलेक्शन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्लियर और डेफिनाइट नहीं होते हैं उन्हें सेट नहीं कहा जाता। मतलब सेट ऐसा कलेक्शन है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स है या जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, क्लियर होते हैं, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से हम वो पता लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पेज नंबर 2 पर हमें सेट की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, सेट की डेफिनेशन हमें दी हुई है और सेट की डेफिनेशन क्या है यहाँ हम देख सकते हैं। इफ़ वी कैन, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, if we can definitely and clearly decide the objects of given collection then collection is called a set। मतलब यहाँ ज़रूरी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे होना चाहिए, वो क्लियर और डेफिनाइट होना चाहिए। ठीक है, डेफिनाइट और क्लियर होने चाहिए। तो ऐसे ही कलेक्शन को कहा जाता है सेट्स। यहाँ आपकी बुक में कुछ सेट्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ कलेक्शंस दिए हुए हैं। हमें डिसाइड करना है, हमें बताना है कि क्या ये जो हमें दिख रहे हैं, जो सेट्स, जो कलेक्शंस हमें दिख रहे हैं, क्या वो सेट है या नहीं है। तो डेज ऑफ वीक, अगर डेज ऑफ वीक की अगर हम बात करें तो क्या ये कलेक्शन सेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डेज ऑफ वीक, हफ्ते में कौन से दिन होते हैं, सप्ताह में कौन से दिन होते हैं, आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अगर मैं आपके फ्रेंड से पूछूं तो उसका भी जवाब सेम होगा, राइट। मैं दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लूँ तो उसका जवाब सेम होगा। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है वो है सेट। ठीक है, इट इज़ अ सेट। अब उसी प्रकार मंथ इन अ ईयर, सेकेंड अगर हम कलेक्शन की बात करें, मंथ इन अ ईयर 12 मंथ्स होते हैं, है ना, जनवरी, फरवरी। किसी से भी पूछो आंसर सेम होगा, इसलिए यहाँ भी कलेक्शन क्या है, सेट। लेकिन यहाँ पूछा गया है ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ब्रेव चिल्ड्रन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चिल्ड्रन मुझे ब्रेव लगते हैं वो दूसरों टीचर को भी ब्रेव लगे, क्योंकि हो सकता है मेरे सामने वो किसी चीज़ को लेकर, बहुत किसी सिचुएशन को लेकर ब्रेव बिहेव करें, मतलब उन्होंने बहुत अपनी शक्ति दिखाई या बहुत अपना साहस दिखाया, लेकिन कोई दूसरी सिचुएशन में वो डरते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सांप से डर लगता है, ठीक है, लेकिन उसे भूत से डर नहीं लगता है, राइट। मतलब वो सांप से नहीं डरता है, मतलब वो ब्रेव है। लेकिन वो भूत से डरता है तो क्या वो ब्रेव हुआ? नहीं, दूसरी सिचुएशन में तो वो ब्रेव नहीं है। इसलिए ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास ये सेट नहीं है, ये कलेक्शन तो है बट ये सेट नहीं है। तो बाकी के जो 3 एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करने हैं, राइट। या आपके लिए हो गया होमवर्क आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हम बात कर रहे थे सेट की डेफिनेशन की। तो सेट की डेफिनेशन तो हमें समझ चुकी है कि इफ़ वी कैन डेफिनाइटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन कलेक्शन देन द कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। अब ये सेट कैसे लिखा जाता है? तो सेट को लिखने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट ABCD अप टू जेड, किसी भी कैपिटल लेटर का हम यूज़ कर सकते हैं सेट को डिनोट करने के लिए। लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए जैसे जिसे उसे कहा जाता है मेंबर, उसे कहा जाता है मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये जो मेंबर होते हैं उन्हें डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे स्मॉल लेटर्स, ठीक है, जैसे कि स्मॉल ABC, इस तरह से, ठीक है, स्मॉल ABC।
अब मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट ए है और वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बात अगर मुझे सिंबॉलिकली बतानी है, सिंबल के फॉर्म में लिखनी है, तो मुझे उसके बीच में इस तरह से साइन देना है। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। मतलब ये ए एलिमेंट जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। एलिमेंट ए इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। अब इसी के लिए ए इज़, अगर हमें ऐसे लिखना है कि ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज़ नॉट एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये ए वाला एलिमेंट जो है ये कैपिटल ए इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो हम इस सिंबल को कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसे बोलेंगे हम डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब बिलोंग्स टू मतलब यहाँ एलिमेंट इस सेट का है, और डज नॉट बिलोंग टू मतलब यहाँ एलिमेंट इस सेट ए का नहीं है। ए इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट। इस तरह से ये जो है वो हो गया बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। आइए कुछ और सेट के बारे में सीखते हैं। जैसे कुछ कॉमन सेट्स हैं जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें से एक है यन। n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो है उसे वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वो होते हैं 1, then 2, then 3, then 4, then 5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड जो है वो है सेट W, ठीक है। सेकेंड जो है वो है सेट W। W मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से W मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब इसमें 0 होता है और बाकी के सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। W के बाद आता है I। W के बाद आता है I, जो कि होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारे होल नंबर होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इनके निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -1, -2, देन -3। इस तरह से सारे निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर का जो सेट है उसे हमेशा जो है वो n से ही डिनोट किया जाएगा। होल नंबर का अगर सेट है तो उसे हमेशा W से ही डिनोट किया जाएगा, और अगर इंटीजर का सेट है तो उसे हमेशा I से ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सेट हो गए। इसके बाद और आगे भी आता है, जैसे कि Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसके साथ साथ आता है R मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऐसे कुछ सेट्स जो है वो आपने पहले भी पढ़े होंगे, राइट। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, मतलब सेट्स जो है उन्हें कैसे लिखा जाता है। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, तो दो मेथड होती हैं। पहली जो मेथड है वो है लिस्टिंग मेथड, ठीक है। लिस्टिंग मेथड, इसे रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है और रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। तो इस मेथड में सेट कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले तो जानना है हमें फर्स्ट पॉइंट, करली ब्रैकेट। मतलब ये जो सेट है उसे हमेशा हमें इस तरह से करली ब्रैकेट में लिखना है। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे। जैसे हमने यहाँ इस सेट का नाम दे दिया ए, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू का साइन लिख के करली ब्रैकेट लिखना है। नेक्स्ट जो थिंग है वो है, नेक्स्ट जो थिंग है वो हमें इसमें जाननी है कि ईच ऑफ द एलिमेंट इज़ रिटन ओनली वंस। हर एक एलिमेंट को हमें एक ही बार लिखना है, मतलब कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और सेपरेट कैसे करना है? सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। मतलब जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, जैसे हमने 1 लिखा,
2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है। तो ये जो है पहली बात तो ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, पहली बात तो ये रिपीट नहीं होंगे। और दूसरी बात, जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं उन्हें हमें सेपरेट कैसे करना है, हमें उन्हें सेपरेट करना है कॉमा से, ठीक है, उनके बीच में हमें ऐसे कॉमा लगा देना है। तो इस तरह से कॉमा लगा के हमें उन्हें सेपरेट करना है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ देख सकते हैं हम, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब मान लीजिए सेट ए है, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया पहले 3 फिर 2 देन 1। मतलब हम ये जो एलिमेंट्स है उन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि सारे एलिमेंट्स, उसमें जो भी एलिमेंट्स दिए हुए वो आने चाहिए, ठीक है। यहाँ जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है ए और सेट ए, जैसे 3 5 7 9 भी लिख सकते हैं या 7 3 5 9 भी, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिस्टिंग मेथड में लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे इसे और अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि हमें लिखना है, सेट ऐसे तैयार करना है जिसमें हमें लेटर्स इन वर्ड रिमेंबर वर्ड दिया हुआ है, तो रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर इस तरह से वर्ड दिया हुआ है। तो इसमें जो लेटर्स आते हैं उसका हमें सेट बनाना है। तो मान लीजिए वो सेट हमने बनाया ए, तो इसमें जो लेटर्स आते हैं वो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दिख रहा है हमें आर, तो हम यहाँ आर लिख देंगे, फिर कॉमा, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है ई, तो हम ई लिख देंगे, फिर कॉमा। उसके बाद हमें दिख रहा है एम, तो फिर एम लिख दिया। फिर आगे देखते हैं ई, तो ये ई तो पहले ही हो चुका है इसलिए इसको कट कर दो। नेक्स्ट आता है एम, एम भी पहले हो चुका है तो इसे भी कट कर दो। नेक्स्ट आता है बी, तो हमने यहाँ लिख दिया बी। उसके बाद आ रहा है ई, तो ई पहले ही हो चुका है इसलिए इसे भी कट कर दो। और आर भी हो चुका है इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेट ए, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, राइट। तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे उन्हें बार बार नहीं लिखा, उन्हें एक ही बार लिखा, राइट। अब आप इस लेटर्स को आगे पीछे लिख दिए तो भी चलेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि पूछा गया है कि रिमेंबर जो वर्ड है उसमें कौन से लेटर्स आ रहे हैं। वी हैव टू मेक सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड रिमेंबर, ठीक है। तो वो सारे जो वर्ड्स हैं वो इसमें ज़रूर आने चाहिए। ये होगी लिस्टिंग मेथड, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें हमें करली ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। करली ब्रैकेट हमें नेक्स्ट मेथड में भी बनाना है। उसके बाद जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं वो ओनली वंस, मतलब हर एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, सेपरेट करना है कॉमा से, राइट। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो ऑर्डर है वो कुछ फिक्स ऑर्डर हो, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारी रूल मेथड या इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो कैसे लिखा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे एक जनरल एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक जनरल एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक जनरल एलिमेंट जो है वो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली हम एक्स वाई या जेड यूज़ करते हैं। मतलब हमें सभी एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, वो ए बी सी डी हो सकता है, वो 1 2 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च, जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स, वाई भी यूज़ कर सकते हैं, जेड भी, कोई भी अल्फ़ाबेट। और उसके बाद हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी होती है, जिसकी जगह जिसे हम कॉलन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे वर्टिकल लाइन बनानी होती है और इस वर्टिकल लाइन के बाद ये जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है। जैसे यहाँ एक सेट हमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑल। तो इसे पढ़ना कैसे है देखो, तो इसे पढ़ना कैसे है, जैसे यहाँ एक सेट दिया हुआ है a इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसे पढ़ना है सेट a इज़ सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब इस सेट a में एक्स है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी एक्स है। लेकिन ये सेट कैसे है, ये एक्स कैसा है, सच दैट हुआ है
सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। मतलब इसमें जो सारे एक्स है वो कैसे हैं, वो नेचुरल नंबर है। और कौन से नेचुरल नंबर है, तो वो 1 to 10 के बीच के ही नेचुरल नंबर है। तो अगर ये सेट हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो क्या होगा, इसे ही हमें लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले लिख देंगे सेट का नाम जो कि है ए, और इसमें क्या है, एक्स है। तो एक्स क्या है, एक्स है नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन सभी के सभी नेचुरल नंबर नहीं लेना है, यहाँ लिमिट दी है। एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। एक्स जो है वो 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है। इट इज़ बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच का है। तो 1 और 10 के बीच का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है 2, ठीक है, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है 2। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है 2, और 2 के बाद आता है 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। 10 आएगा क्या, नहीं, यहाँ लिखा है लेस देन 10, इसलिए यहाँ 10 नहीं आएगा, और हम ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। मतलब ये सेम जो सेट है वही हमने यहाँ लिस्टिंग मेथड में लिखा है, लेकिन रूल मेथड में लिखते समय सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल लेना है, उसके बाद वर्टिकल लाइन बनानी है, और उसके बाद ये जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो इस तरह से ये होता है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है हमें यहाँ कुछ सेट दिए हुए हैं जो कि रूल मेथड में भी लिखे हुए हैं, और उसी सेम सेट को यहाँ लिस्टिंग मेथड में भी लिखा गया है। जैसे फर्स्ट जो है वो है यहाँ पर सेट ए, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड डिवीज़न। डिवीज़न इस वर्ड में कौन से लेटर आए, तो डी आया, लिख दिया। नेक्स्ट आई आया, लिख दिया। वी आया, वो भी लिख दिया। फिर से आई आया है, तो ये आई हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले हो चुका है। उसके बाद यस लिख दिया। आई फिर से रिपीट हुआ, नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है। उसके बाद ओ आया, लिख दिया। एन आया, लिख दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो सेट है वो लिस्टिंग मेथड में तैयार हो गया। नेक्स्ट वाई, ये वाला जो सेट है देखिए, सेकेंड वाला जो है बी, बी सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ नंबर सच दैट वाई स्क्वेयर, एक मिनट, तो यहाँ हम देख सकते हैं y इज अ नंबर सच दैट y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9। मतलब ये जो y है उसका अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो वो 9 आता है। तो 9 कौन से नंबर का स्क्वेयर आता है, कौन कौन से नंबर का स्क्वेयर आता है, -3 का स्क्वेयर भी 9 आता है, और 3 का स्क्वेयर भी, मतलब पॉजिटिव 3 का भी स्क्वेयर जो है वो 9 आता है। इसलिए यहाँ जो सेट तैयार हुआ है वो है b इज इक्वल्स टू -3 3, राइट। तो ये जो सेट है इस तरह से तैयार होगा। ठीक इसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं सेट सी। ठीक है, सेट सी दिया हुआ है। सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। मतलब यहाँ जो जेड है वो सभी मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब आप 5 का टेबल बोल दो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब ऐसे नंबर जिन्हें 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें 5 से डिवाइड किया जाता है। लेकिन क्या हमें सभी नंबर्स लिखने हैं, नहीं, हमें वही नंबर्स लिखने हैं जो लेस दैन 30 है। इसीलिए यहाँ पे जो सेट तैयार हुआ वो कुछ इस तरह से है। सेट C इज इक्वल्स टू 5 10 15 20 25। 25 के बाद आता है 30, लेकिन हमें लेस दैन 30 लिखना है। ठीक है, जो लेस दैन 30 है वही नंबर्स लिखने हैं, और वो सभी के सभी मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 5 का टेबल लिख दिया, 5 5 तक, राइट। तो इस तरह से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सेम सेट को
रूल मेथड में भी लिखा हुआ है और लिस्टिंग मेथड में। तो स्टूडेंट्स आपके लिए होगा अब होमवर्क, जो कि ये होगा टेबल जो आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो कुछ जो है वो रूल मेथड में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये जो इनकम्प्लीट स्पेस दिख रही है उसे कंप्लीट करना है। चलिए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है, लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में हमें ये सेट्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट लिखना है। आपको इवन नंबर्स पता होंगे। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम अपने मन से सेट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6। यहाँ लेस दैन, ग्रेटर दैन ऐसे कुछ कंडीशन नहीं दी है, मतलब हमें सारे के सारे इवन नंबर्स लिखने होंगे। पर ये तो सेट जो है वो अनकाउंटेबल हो जाता है, इसलिए हमें ऐसे डॉट 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 बनाना है। मतलब जो भी जिसका एंड हमें नहीं पता, जो अनकाउंटेबल है, जिसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो वहाँ हमें डॉट 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 शो करने हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सेट है उसमें अनकाउंटेबल नंबर्स है। राइट। सेकेंड आता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इवन प्राइम नंबर लिखने। इवन प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर जानते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिन्हें 1 से डिवाइड किया जा सकता है और खुद से। नंबर इटसेल्फ मतलब ऐसे नंबर जिन्हें 1 से डिवाइड किया जाता है और खुद उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 को 1 से डिवाइड किया जाता है और सिर्फ 3 से ही डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा और कोई ऐसे नंबर नहीं है जिनसे 3 को डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे जो नंबर्स है उन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर। लेकिन हमें क्या सभी प्राइम नंबर लिखने हैं? नहीं, हमें इवन प्राइम नंबर लिखने। इवन, वो इवन भी होना चाहिए। इवन ऑड नंबर्स आपको पता होंगे। इवन नंबर वो होते हैं जिन्हें 2 से डिवाइड किया जाता है, मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। राइट, वो इवन नंबर है। और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑड नंबर है। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर चाहिए जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो शायद आप जानते होंगे कि एक ही ऐसा इवन प्राइम नंबर अवेलेबल है और वो है 2। ठीक है, वो जो प्राइम नंबर है वो है 2, मतलब 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा बाकी के जो प्राइम नंबर्स है वो सभी के सभी ऑड है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए 2, 3, 5, देन 7, देन 11, देन 13, इस प्रकार से। लेकिन ये बाकी सब जो है वो ऑड है, ऑड प्राइम नंबर है। बस ये एक अकेला ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। इसलिए जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा फॉर एग्जांपल बी लेटर ही मैंने यहाँ चूज़ किया है। तो बी सेट में एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो है 2। राइट, तो इस तरह से यहाँ जो है हमने ये थोड़ा हम अपना पेज जो है वो क्लीन कर देते हैं। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स आप जानते होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 ये तो है ही इंटीजर्स। लेकिन निगेटिव कौन से हैं? यहाँ सेट सी बना दिया। तो निगेटिव कौन से हैं? -1, -2, -3, -4। ये भी इनफाइनाइट है, इसलिए हम ऐसे डॉट 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 बना देंगे। ठीक है, थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम सा रे ग म प द नी सा। राइट, तो यहाँ हम सेट का नाम ले लेते ए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सा रे ग म प ध नी सा। लेकिन सा रिपीट नहीं लिखना है। सा रे ग म प द नी सा, फिर से सा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिपीट करना अलाउड नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो सेट है वो क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, ये नी के बाद क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे सेट हमने लिस्टिंग मेथड में लिख दिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। जैसे मैंने जब ये आपको बताया था, ये जो साइन है वो क्या शो करता है कि जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। ठीक है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N। ठीक है, और यहाँ पे सेट P, इसको कैसे पढ़ना है, सेट P इज सेट ऑफ ऑल P's सच दैट P इज एन ऑड नंबर। इस तरह से आपको ये वर्ड्स में लिखना है। मतलब इसे हम कैसे पढ़ते हैं, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट है ये, हमें इसे वर्ड्स में लिखना है। राइट, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे ना? यस, आप बिल्कुल कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। लिख देना कोई भी सेट। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी सारे सेट देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर, वो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से हमें लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है ऑल इन इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर मतलब जिसे हम कहते हैं मराठी महीने। ठीक है, ज्याला आपण म्हणतो मराठी महीने। मराठी मंथ्स जो होते वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो मराठी मंथ्स जो मराठी महीने आपको पता होंगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, देन मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को जो है वो अग्रहायण भी कहते हैं, अग्रहायण। पौष, उसके बाद नेक्स्ट आता है पौष, देन माघ एंड देन फाल्गुन। सो दीज आर द ऑल इंडियन सोलर ईयर। देन नेक्स्ट आता है लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इस वर्ड में कौन से लेटर्स आ रहे हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देता है C, उसके बाद है O, उसके बाद है M, उसके बाद है P। P के बाद आ रहा है L, L के बाद आता है E, E के बाद आता है फिर से M, लेकिन M यहाँ हो चुका है तो हम M नहीं लिखेंगे। फिर आ रहा है E, वो भी हो चुका है। उसके बाद आता है N और लास्ट में आता है T। तो ये हो गया हमारा सेट रेडी, कॉम्प्लीमेंट इस वर्ड के लेटर्स का। देन सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, है ना, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, सेट बना देते हैं। जैसे आईज, देन ईयर्स, देन नोज, देन टंग। टंग है ना, सभी के पास होगी टंग। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे टंग, टंग टंग। टंग के बाद आता है स्किन। ठीक है, टंग के बाद आता है स्किन। तो इस तरह से ये हो गए 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। देन नेक्स्ट है सेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं हमें। तो वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो 1 to 20 के बीच में आते हैं। प्राइम नंबर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो प्राइम नंबर्स जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 या उसी नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 1 जो है, 1 ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 को प्राइम नंबर नहीं समझ लेना। और जो नंबर प्राइम नहीं होते ना वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। लेकिन 1 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे याद रखना है, 1 and 0 दीज नंबर्स आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर्स मतलब क्या, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद उसी नंबर से बाय इटसेल्फ डिवाइड होते हैं। और जो प्राइम नंबर नहीं है वो फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें कौन से प्राइम नंबर्स लिखने हैं, 1 और 20 के बीच में। तो पहला आ गया 2, देन 3, देन 4 आएगा नहीं, 4 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आता है 5, देन आता है 7, देन 8 आएगा क्या, नहीं, 8 तो 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होता है 8, तो 8 नहीं आएगा।
9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, नेक्स्ट आएगा 11, उसके बाद आता है 13 और उसके बाद आता है 17 और उसके बाद आता है 19। ठीक है, तो हमें 1 और 20 के बीच में लिखने थे, तो ये सारे हो गए वो प्राइम नंबर्स। और नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आप जानते होंगे कॉन्टिनेंट्स, आशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, देन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये जो है 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ लिख देने हैं। तो इसी तरह से जो बाकी के जो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के वो आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी इसमें आती है तो आपको मुझे बेझिझक पूछ लेना है, ठीक है। तो बेझिझक आप पूछ लेंगे, कोई अगर डिफ़िकल्टी आती है, कोई डाउट्स आते हैं, तो ये इधर जो दिए हुए हैं राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड में लिखा है उसे रूल मेथड में लिखना है। तो ये भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ए के बाद लिखे हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो ये जो नंबर्स है इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इनमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसा कौन सा कॉमन क्राइटेरिया है। सारे नंबर्स को घूर घूर के देखना है, केयरफुली देखना है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या आप वही देख पा रहे जो मैं देख पा रही हूँ, और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये सारे नंबर स्क्वायर हैं। सकते हैं कि ये जो नंबर्स है, ठीक है, इधर लिखते हैं 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है ना। इस तरह से 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर, 9 का और 10 का स्क्वायर है। मतलब ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर है, राइट। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर है। तो अब ये हमने कॉमन क्राइटेरिया, मतलब इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी है वो हमने समझ ली। अब इसे लिखेंगे हम, तो लिखेंगे कैसे, यहाँ सेट ए लिखा है तो ए ही लिखना है, अब अपने मन से वहाँ बी नहीं कर देना है, ठीक है। यहाँ सेट ए लिखा है तो हमें भी सेट ए लिखना है। तो सेट ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स, यहाँ एक अल्फ़ाबेट लिख देना है, कोई और भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक्स पसंद नहीं आता तो आप वाई लिख सकते हैं। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन, इसे पढ़ते हैं हम सच दैट सेट ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब n स्क्वायर मतलब क्या है, तो इसमें जो ये n है, n इज अ एलिमेंट ऑफ सेट n। अब ये कैपिटल n क्या है, कैपिटल n है नेचुरल नंबर, मतलब ये जो n है वो सभी के सभी नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ये कौन से नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है लेस दैन और इक्वल टू 10, लेस दैन और इक्वल टू 10। चलिए ये समझते हैं कि ये क्या लिख दिया, आप सोच रहे होंगे क्या लिख दिया। तो n जो है वो नेचुरल नंबर है और लेस दैन 10 है, तो लेस दैन 10 वाले नेचुरल नंबर कौन से हैं, लेस दैन 10 वाले नेचुरल नंबर है 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। ये लेस दैन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू दिया इसलिए हमें यहाँ लेना है 10। अब इसका ये हो गए सब n, ये सभी के सभी क्या है n, जो कि 10 से लेस दैन है, लेस दैन और इक्वल टू 10, ठीक है, लेस दैन और इक्वल टू 10। और इनका क्या किया गया है स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 करके देखो यही आ रहे कि नंबर। 1 स्क्वायर 1, यस, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, देन 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर आ रहे सबके सब। तो हमने इन सब का जो कॉमन क्राइटेरिया है, जो जनरल प्रॉपर्टी है, उसको रिकॉग्नाइज किया और उसे इस फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये जो हमने लिखा है वो हो गई अभी रूल
मेथड। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है SMILE। SMILE मतलब क्या होता है? स्माइल। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इस सेट का नाम है सी, तो हम यहाँ लिख देंगे सी इज सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जो भी, चलो वाई लिख देते हैं, वाई, सच दैट वाई इज द लेटर in word smile, SMILE। ठीक है, y is the letter in the word smile, राइट। तो इस तरह से ये सेट तैयार हो गया। जैसे ये फिफ्थ वाला है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x is a set of all x such that x is later in the word EAT। इससे EAT वर्ड बनेगा। ठीक है, EAT वर्ड बनेगा। तो इट इस वर्ड में के लेटर्स इस सेट में दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये सेट बन गया। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये वीडियोस आपको ध्यान से देखना है, बार बार देखना है अगर नहीं समझ में आया तो। और ये जो एक्सरसाइज है इसे आपको कंप्लीट करना है। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।